एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है और तुम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो, तो उससे तुम्हारे अपने आप पर क्या फर्क पड़ेगा और जो सिचुएशन है उस पर क्या पड़ेगा, इसका मुझे थोड़ा बताओ। पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली, व्हेन यू टॉक पॉजिटिवली, यू फील पॉजिटिव, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो रहा होता है, एनर्जीज आर पॉजिटिव, देयर इज एन पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। आपकी बट इनर जब आप सेटिस्फेक्शन भी होती है ना कि आपने पॉजिटिव बिहेव किया या पॉजिटिव ही उसको डील किया। हाँ जब पिक्चर जो होती है वो क्लियर होती है, तो क्लियर होता है, वो फिर जो है ना आपका वो वाइज डिसीजन होता है। तो आपका वाइज डिसीजन होता है। तो अल्लाह ने इंसान को जो है ना वो फ्री विल के साथ पैदा किया हुआ है, और हर इंसान है उसका इसीलिए वो जो है ना वो एक्ट भी वैसे ही करने लगता है जैसे उसकी डिजायर होती है। हर जो बंदा मेंटली बहुत सिक होता है, बहुत नेगेटिविटी उसकी फुल ऑन होती है, बहुत, तो वो आपको नजर आने लग जाता है, हर किसी को नजर आता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हर इंसान की लाइफ में होती है ना। अब नेगेटिविटी को अपने आप को ऊपर जारी कर लेना और अपने पर्सनालिटी को ही नेगेटिव बना लेना, ये फिर वो चीज़ है कि वो दे वर नॉट बी एबल टू कोप विद दैट। वो जो औरतें इस चीज का बहुत ख्याल कर रही होती हैं, वो ये उस चीज की वजह से जो वो निग्लेक्ट कर रही होती है, जो चीजें उनके घर को सफर करना पड़ रहा होता है, उनके बच्चों को सफर करना पड़ रहा होता है ना। ये यहाँ पे ये बात कहा जाती है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए। डिसीजन यही होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो यही होना चाहिए कि प्रॉब्लम को इग्नोर करें और उसमें से जो पॉजिटिविटी है उसको जो है ना अवेल करें। तो औरत है और वो जो ये कर रही है, क्या उससे उसके मेंटल हेल्थ पर असर नहीं पड़ रहा होगा? एक दफा जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, when the individual involved to learn to accept the situation, फिर वो नेक एंड शोल्डर में नॉट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकती है। फिर उसकी होती है तो लोगों को अपने खाने पीने का बिल्कुल वो ख्याल नहीं रख रहे होते, तो उनका जब वो सुबह उठते हैं तो उनका सर भारी भारी होता है, जैसे ब्रेन फोग उसको कहते हैं। तो उसका रीजन है कि उसकी उनकी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हुई है। तो ये भी है कि जब लोग अनप्लेजेंट सिचुएशन में इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और वो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते स्ट्रेचिंग वगैरह, तो वो फिर उनका वर्स लेवल पे चला जाता है। 3 हर्बल टी के बारे में बताऊंगी। एक अच्छा, मुझे लगता है कि हम उस पर डिस्कस करें कि अनप्लेजेंट सिचुएशन में जब आप पे आ जाती है तो आपको ऐसे किस तरह डील करना चाहिए और वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो मैंने अपने आसपास देखी हैं, और उस पर हम बात करेंगे आज। और मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगी, वो आंसर करेंगी, और जो बीच में मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी मैं उसमें ऐड करूंगी। नीडो जो हैं वो हमारी गेस्ट हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन मेरा ये है, नीडो आप बताएं कि अनप्लेजेंट सिचुएशन क्या होती है। अनप्लेजेंट सिचुएशन देखें किस तरह, जो हम डेली लाइफ में बड़ी रेगुलरली सुनते हैं, ऑलमोस्ट डेली। कि कभी कभी जो है लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई भी है और उनको यही पॉइंट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम सुनते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब हाँ। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, हम पूछते हैं, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि बेसिकली क्या हो सकता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अनप्लेजेंट सिचुएशन किस किस्म की सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जो कॉज करती है डिस्कम्फर्ट, जो इवॉल्व करती है अनइजीनेस को, जो इंस्टिगेट करती है नेगेटिव इमोशंस को। अब ठीक है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस जो होती हैं वो ऐसे होती हैं कि जैसे कोई जो है किसी का मूड खराब है, डिसएग्री कर रहा हो कोई किसी से, तब भी आपकी वो सिचुएशन आपका अनप्लेजेंट हो सकता है। पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, और अगर कोई अपसेट है तब भी आपका, या कोई हेल्थ का कोई इशू है तब भी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो सकती है। और एक बिल्कुल। जैसे कि बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक में स्टक है तो तब भी उसको एक अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना करना मतलब छोटे लेवल पे अगर देखें तो इस तरह के भी होते हैं। अब तो थोड़ा और उसमें वो बताओ कि या ठीक, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये इसी वजह से तो मैंने कहा कि अनप्लेजेंट सिचुएशन वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए एक सिचुएशन, जैसे कि अब आपने भी बताया कि स्टकिंग इन अ ट्रैफिक, अब एक बंदे के लिए टू बी स्टक इन अ ट्रैफिक फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एन आवर और सो, कैन नॉट बी एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, बट फॉर द सेम सिचुएशन कैन बी एक के लिए नहीं हो सकती, दूसरे के लिए वही सिचुएशन अनप्लेजेंट हो सकती है, बिकॉज
अब वो उसकी डिपेंड करता है उसकी रेजिलियंस पे, उसकी उसको कहते हैं बर्दाश्त पे, ठीक है, उसके बर्दाश्त पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, अब ये भी है कि एक आसान टाइप की होती है, एक मुश्किल टाइप की होती है, लेकिन मुझे लगता है इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन कि या किसके लिए, हाँ किसके लिए कौन सी चीज जो है वो ज्यादा वो है। तो आप इस पे जो है कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो? तो बेसिकली जो एजुकेशन है ना, यही जो हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद है ना, वो यही है कि अनप्रेजेंट सिचुएशन तो से तो भागना किसी भी इंसान के बस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको हम मतलब रहते हैं फेस इसी करना ही दुनिया करना में। है, ठीक है। आपको फेस करना ही करना है, ठीक है, अब लेकिन ये आप है उसकी कि इंटेंसिटी को ये और अब हाँ हर बंदे की पर्सनैलिटी पे होगा कि वो पॉजिटिव उसका रिस्पांस देता है, नेगेटिव देता है, या कोई रिस्पांस ही नहीं देता, या हम्म फिर जो है वो सिचुएशन के हिसाब से वो ये सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जब अनप्लेजेंट सिचुएशन में होता है तो वो सोच रहा होता है, वो सोचे बगैर ही करता है, या वो उस और वो सोच के फिर रिस्पॉन्स करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना हैंडलिंग अनप्लेजेंट सिचुएशन, तो हम्म। इसका मकसद ही ये है कि हैंडल करने का क्या मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा अकल के साथ, तरीके के साथ, अगर आप विदाउट सोचे कोई चीज कर रहे हो, इसका मतलब आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अच्छा, हमारे मुझे मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था कि क्या एक इंसान इसको हैंडल करने के लिए खुद करेगा या उसको किसी का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या वो खुद अकेले इस चीज को सिचुएशन को हैंडल कर लेगा अपने दिमाग के हिसाब से सोच के, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है या क्या? तो वो या वो किसी से कोई हेल्प लेगा या क्या? इसका क्या तुम्हारा क्या ख्याल? देखिए, मेरा मेरा ख्याल ये है कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप पे कि हाँ मैं इसकी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, तो वो हैंडल कर सकता है। लेकिन जब वो उसको कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हैंडल कर सकती, तो वो एडवाइस उसको चाहिए। तो अगर किसी को वो किसी की अच्छी एडवाइस को भी ले ले, और ये यू कैन नॉट बी इन समबडी एल्स शूज, यू कैन नॉट पुट योर फीट इन समबडी एल्स शूज, आपकी बात अच्छा, कौन एक किया है। और मेरा तुमसे क्वेश्चन था कि क्या हमें ऐसी सिचुएशंस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर हमें अपने किसी पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ, या अ, किससे ओपन अप होना चाहिए इस चीज में? देखिए, क्योंकि यही बात है। ये भी एक वो है कि अ, लोग जो है ना वो अपनी जो सिचुएशन होती है, जो अनप्लेजेंट होती है, वो हर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाह रहे होते। तो वो अपने आप समझ भी नहीं आ रही होती वो क्या करें। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तो ये बात पता ही नहीं होती कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो उनकी तबीयत भी खराब हुई होती है, उनके हार्मोनल भी इशू हुए होते हैं, उनको बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन उनको यही उनको लग पता ही नहीं, उनको लगता है बस ये दुनिया ऐसी चल रही है और ये ऐसे ही होता है, और उनको पता ही नहीं होता कि इसको डील कैसे करना है। तो इसके लिए क्या हाँ, करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है ना, अब विथ whom you are comfortable talking with, you are comfortable talking with your friend, you are comfortable talking with your parents, you are comfortable talking with your siblings, or you are comfortable talking with your doctor. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है और तुम पॉजिटिव रिस्पांस देती हो, तो उससे तुम्हारे अपने आप पर क्या फर्क पड़ेगा, और जो सिचुएशन है उस पर क्या पड़ेगा? इसका मुझे थोड़ा बताओ। पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली, व्हेन यू टॉक पॉजिटिवली, यू फील पॉजिटिव, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो रहा होता है, एनर्जीज आर पॉजिटिव, देयर इज एन पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। आपकी बट इनर जब आप सेटिस्फेक्शन भी होती है ना कि आपने पॉजिटिव बिहेव किया या पॉजिटिव ही उसको डील किया। हाँ, और मेरा बिलीव ये है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हो, तो अगर आगे से आपके पर अगर आप आपके बंदा नेगेटिव भी है, तो कब तक नेगेटिव रहेगा, हाँ, और वो कुछ टाइम बाद जब पिक्चर जो होती है वो क्लियर होती है, तो क्लियर हो जाता है। वो फिर जो है ना आपका वो वाइज डिसीजन होता है। वो आपका वाइज डिसीजन होता है। तो इसी वजह से होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव ही खत्म कर पॉजिटिविटी ही खत्म कर सकती है। चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो किसी का बिहेवियर हो, चाहे वो किसी की चाहे वो अपने रिलेटेड, और अपनी ये लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जो है ना वो एक ब्लेसिंग ही है। ये लेसन। एक्टिविटी है तो वो जो ये ब्लेसिंग ही होती है, क्योंकि ये हर किसी में होती भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो हर बात में ना नेगेटिव ही चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, और और ये ये तो आपकी अपनी, या हमारा या ईमान तुम्हें क्या नहीं है। लगता है कि ये पॉजिटिविटी जो होती है ये
आपकी ग्रूमिंग से होती है या आपकी एजुकेशन से होती है या आपके अंदर आपकी होती ही है बाय नहीं, बर्थ? ये जो है ना बाय बर्थ तो नहीं, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग कौन से इन्वायरमेंट में हुई है, आपकी एजुकेशन कैसी हुई है, आपके पेरेंट्स या एज कैसे होता हैं, है, आपका एक्सपीरियंसेस होते हैं, एज आपके के साथ बढ़ जाते एक्सपीरियंसेस हैं, होती हैं, ये भी ये हो सकता सारी चीजों को होता है। और दूसरा ये कि आपकी लाइफ में आपके सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। इफ यू हैवंट go through any negative circumstances, how would you feel like ये नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते क्या हैं? तो आप उसका चखोगे ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी चखोगे, फिर वो आपका तब पता चलता है कि आप इतने नेगेटिव इन एक्चुअल हो, कितने पॉजिटिव इन एक्चुअल। तो जब आप उस सिचुएशन में आते हो, अब पॉजिटिव, और जितना इंसान की ग्रूमिंग नेगेटिव सिचुएशन से हो के होती है ना, उतनी ज्यादा उसकी ट्रेनिंग पॉजिटिव सिचुएशन में रह के नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं एक और जो है रिस्पॉन्स होता है वो उस पे डिस्कस करना चाहती हूँ अनप्लेजेंट सिचुएशन में कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जब ऐसी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है ना तो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, या वो उधर से गुजर जाते हैं या वो ब्लॉक कर देते हैं या वो बात करना छोड़ देते हैं। तो ये वाले रिस्पॉन्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये अगर वो उसको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है ना उस चीज को, कि उसके बारे में कोई कमेंट पॉजिटिव या मुझे लगता है वो नेगेटिव। इम्पोर्टेंट समझते हैं लेकिन वो जो है ना वो उस सिचुएशन में ना पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उनको पता होता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है लेकिन वो बस उससे भाग रहे होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि वो इस चीज से भाग रहे होते हैं तो वो उनका होता है कि नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, उनके लिए ही होता है। बिल्कुल, कुछ सिचुएशन होती है कि उसमें आपने नो रिस्पॉन्स, आपका नो रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। हाँ ना, होना लेकिन चाहिए ना। कुछ जगह पे हाँ, होता है कि आपको करना ये चीज भी हमारा होना चाहिए। करना जरूरी है कि ये कि जो चीज एक शख्स के लिए प्लेजेंट अनप्लेजेंट है, मे बी वो दूसरे बंदे के लिए ना हो। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उसकी वैल्यूज, उसका उस सिचुएशन से मुकाबला करने का तरीका, ये सारी इस चीज में किरदार अदा करते हैं कि हम हालात को, उस सिचुएशंस को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सी नाखुशगवार सूरत हाल जो होती है वो आर्जी होती है, वो टेम्पररी होती है। ठीक है, अगरचे उनसे निमटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अक्सर औकात वो वक्त के साथ साथ वो गुजर जाती हैं, जिनसे क्योंकि जैसे टाइम इज जिनसे हीलिंग ना, तो उन इसी तरह यही या होता है कि वो जिनसे टाइम के साथ वो हाँ, हील हो जाता है वो। लेकिन जिस जी हाँ, टाइम आप उस सिचुएशन में होते हो आपको नहीं समझ आ रही होती उस वक्त के उस साथ टाइम। साथ हाँ वो गुजर जाती है, और उस अनप्लेजेंट सिचुएशन से उस इंसान को, नफरात को सीखने का, उनको तरक्की करने का, उनको आगे बढ़ने का, और उनको अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने का मौका हाँ, मिलता है। कुछ टाइम बाद जब आप ये सिचुएशन से गुजर जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होता है और आप काफी ग्रूम कर चुके होते हो, जी, बहुत और जब लर्निंग होती है। और जब आपको सिमिलर नेचर ऑफ सिचुएशन जिंदगी में आगे आप फेस करते हो, तो फिर आपके लिए वो उतनी अनप्लेजेंट नहीं होती, क्योंकि हाँ, आप वो उससे आपको टैकल ऑलरेडी करना आ जाता है ना, इजी हो साइकोलॉजिकली, जाता है। हाँ, साइकोलॉजिकली यू हैव लर्नड इट। आप नई महारतें सीखते हो, आप नई तरीके सीखते हो, आप अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में ज्यादा गहरी समझ आपको हासिल होती है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना कर रहे हो, तो नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करना बिल्कुल ठीक है। इन जज्बात को तस्लीम करना और उससे निमटना और फिर उसी में से आगे बढ़ना एक अहम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कोई भी फ्रेंड, चीज जो होती है ना वो मुश्किल होती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हाँ, होती। कि हम आपका ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा, वो हो जाता है। और जी, और जो इन चीज हमें नजर आ रही होती है वो, हम एक इंसान है तो हमें उतना नजर आता है जितना कि हमारी नजर है। लेकिन ऊपर से अल्लाह जो होता है वो देख रहा होता है और उसको हमारी पूरी फुल पिक्चर नजर आ रही होती है, तो हमें लग रहा होता है कि ये बहुत मुश्किल है, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह को सब नजर आ रहा होता है, वो उसके बाद आगे आसानी होती है। रीडो, अब तुम ये बताओ कि जो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है उसकी कॉजेस क्या हो सकते वेल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट सिचुएशन जो है, उसके सोर्सेज और कॉजेज दो किस्म के हो सकते हैं। उसके इंटरनल भी हो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या कॉजेज हो सकती हैं? उसमें हो सकती हैं आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या क्लैशेस विद फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या किसी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कुलीग्स के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ, किसी भी बात में
डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो विद फैमिली भी हो सकती है और आउटसाइड द फैमिली भी हो सकती है। तो इसमें हो सकता है कॉज़ जो आपके वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, या अगर हम टीनेज एज के लोगों की बात करें तो उनका स्कूल रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, हेवी वर्कलोड्स, डेडलाइंस, प्रेशर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह हमारी जानने वाली थी, वो यूज्ड टू हैव बैंकिंग सेक्टर में उनका जॉब होती थी, तो उनको हर महीने या 15 डेज फोर्टनाइटली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते थे वर्कलोड से, जो नॉर्मली होता भी है बैंकिंग में। तो वो डेडलाइंस होती हैं, प्रेशर टू परफॉर्म होता है, ठीक है, या आपके बॉसेस बड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है, या आपके कुलीग्स बड़े डिफिकल्ट हैं, ये कॉज़ करती है ना, ये सोर्स है, ठीक है? मतलब ये है कि इन चीज़ों की वजह से अनप्लेज़ेंट सिचुएशन अराइज़ होती है, ठीक हाँ, है? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की हम बात कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में तो मैं जनरल बताऊँ कि क्या है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, पैसे नहीं है, इकोनॉमिक है, जॉब लॉस हो सकता है, कर्ज़ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अनएक्सपेक्टेड इस तरह एक्सपेंसेस एकदम से एक बड़ा फ़ाइन लग गया, ये एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपका बिल्कुल पूरा बजट हिला दे, तो वो भी आपका कॉज़ हो सकता है प्रेज़ेंट सिचुएशन की वज़ह से। बंदा बड़ा अपसेट हो जाता है कि मैं अब ये जो स्पेसिफ़िकली वो जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, या जो वो फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल एक स्पेसिफ़िक इनकम का उनका होता है, तो उन्होंने अपने सारा बजट बनाया होता है। जब उसमें से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है, तो इंस्टेबिलिटी हो गई ना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। हेल्थ इशू की वजह से भी आपका अनप्लेजेंट सिचुएशन हो सकता है, इंजरी, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ठीक है? तो वो भी हो सकता है, या मेजर लाइफ चेंजेस, फॉर एग्जांपल आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ 2-3 फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, 2-3 लोगों को मैंने इस तरह देखा है कि जब वो एकदम से घर चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हालाँकि शहर नहीं चेंज हुआ, लेकिन एक लोकेलिटी, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में आए। हालाँकि जो आप चेंज करो तो वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो आप मैच्योर होते जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एनी चेंज। ठीक है, तो वो मेजर लाइफ चेंजेस भी आपको बड़ा स्ट्रेस देती है। चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है ना, तो मूविंग आपका घर का भी हो सकता है, आपकी जॉब का भी हो सकता है। आपने पहले बोला था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन और टू कोप विद दैट अनप्लेजेंट सिचुएशन। लेकिन वो टाइम कितना लेता है वो फिर हर इंसान पे डिपेंड करता है। कुछ और लोग जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग टाइम लेते कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होती। हैं। हाँ, प्लस बिल्कुल। ये हुआ कि So getting married or getting divorced itself is a major life change. It can lead to an unpleasant situation, of course. और इस तो ये ये है ना कि जो अल्लाह ने इंसान को जो है ना वो फ्री विल के साथ पैदा किया हुआ है और हर हुँ, है उसका इसीलिए वो जो है ना वो एक्ट भी वैसे ही करने लगता है जैसे उसकी डिज़ायर होती है, हर कोई उसी तरह एक्ट करने लग जाता बिल्कुल सही बात है। है। और अच्छा, इसी की इसी में इसी में जो मैंने अभी जो फैक्टर्स बताए, जितने फैक्टर्स, तो मैंने उनको नाम दिए हैं अपनी तरफ से कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब अगर हम इंटरनल फैक्टर्स या सोर्सेस की बात करें तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या फैक्टर्स वो हो सकते हैं? वो आपके हो सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, मतलब पेसिमिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, आप नेगेटिवली सोच रहे हो, ठीक है? आप हर चीज़ में नेगेटिव निकाल रहे हो। सेल्फ क्रिटिसिज्म, आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ हर चीज़ पे, कि इस सारी चीज़ों में नेगेटिविटी देखना, तो आपका थिंकिंग पैटर्न ही नेगेटिव। ये नेगेटिव का जो नज़र आ रहा होता है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, वो क्यों होती है? ये भी कोई रीज़न्स होते हैं या वो उनका होती ऐसी है? उनके होती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकती हैं, और काफ़ी फैक्टर्स उसके भी हो सकते हैं, बल्कि उसे एक अलग-सा पॉडकास्ट हो सकता है, बन तो सकता है। नेगेटिविटी जो होती है ना, वो इसलिए भी होती है कि इनसिक्योर लोगों में ज़्यादा होती है। हुँ, तो जो लोग जो होते हैं ना, वो बचपन से उनकी कुछ ना कुछ चीज़ों का उनका रहता है, तो वो एक उनकी पर्सनैलिटी में ये इनसिक्योरिटी सी आई होती है। तो अगर कोई हुँ, बंदा ये बात भी कर रहा होता है, तो उनको लगता है कि शायद ये मुझे सुना रहा है, ये मुझे मतलब दिखा रहा है। वो खुद इस चीज़ को नेगेटिव तरफ खुद लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह मैं एक जगह पे काम करती होती थी, तो वहाँ पर 4 बहनें होती थी। हुँ, चारों की पर्सनैलिटीज़ हो अब देखा जाए तो एक ही घर में लोग बड़े होते हैं। सब कुछ हुँ, चारों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट थी। मैं सबसे वर्स्ट वाली से स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे वर्स्ट जिसकी वो थी बिहेवियर था, वो नेगेटिव इतना होता था कि आपको सीधी बात भी मतलब मैं वहाँ पे मैनेजर थी और खुद आप अगर
बिल्कुल आपके ज़हन में भी नहीं होता था, लेकिन वो उस चीज़ को ना हर बात को बहुत नेगेटिव ले जाती थी। हुँ, सेकंड और थर्ड वाली जो 2 थी, उनका ये था कि बहुत ज़्यादा इश्यू एंगर वाला। हुँ, हुँ, वाली जो छोटी थी तो वो हर बात पे ना सह जाती थी, बर्दाश्त कर लेती। कि इनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि ये ऐसी हैं, तो एक जो जो जिसका बहुत हाई लेवल का जो मुझे लगता था कि आपको जो बंदा मेंटली बहुत सिक होता है, बहुत नेगेटिविटी उसकी फुल ऑन होती है, बहुत तो वो आपको नज़र आने लग जाता है, हर किसी को नज़र आता हुँ, है। मैंने उससे तो नहीं पूछा लेकिन मैंने जब इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि उसकी डिवोर्स हुई। हुँ, कि नेचर में बाय नेचर अब वो ऐसी हो गई थी कि वो हर बात को नेगेटिव लेती थी, हर किसी को नेगेटिव नज़र से देखती थी। और बात हुँ, सेकंड 2 थी, तो उनमें से एक जो थी उसका विडो थी, वो भी काफ़ी छोटी एज में विडो थी। उसका इश्यू हो जाता, उसका बीपी भी बहुत ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। और जो थर्ड हुँ, थी उसका ये था कि उसने ना जो है कर्ज़े लिए हुए थे तो घर बनाने के लिए, तो उसको हर वक़्त का ये प्रेशर बहुत रहता था कि हुँ, महीने पे करना है मेरा। हुँ, और तीसरी जो लास्ट वन थी, फोर्थ वन, उसका ये था कि उसकी लाइफ सब कुछ ठीक था, उसका हस्बैंड था, उसके घर में सब ठीक था, तो वो उसमें एक बर्दाश्त की ताकत भी ज़्यादा थी, वो ना नेगेटिव जाती थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये बहुत इसका इम्पैक्ट इस चीज़ से पड़ता है, लोगों की हुँ, इवन के एक ही घर में वो पली होंगी, उनके एक ही परवरिश हुई होगी, लेकिन उसकी जो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेज़ हैं, उन्होंने उनको उनकी नेचर, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे कर हुँ, होता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड इस वजह से करते हैं कि नेगेटिव, पॉज़िटिव तो हर इंसान की लाइफ़ में होती है ना। अब नेगेटिविटी को अपने आप के ऊपर जारी कर लेना और अपने पर्सनैलिटी को ही नेगेटिव बना लेना, ये फिर वो चीज़ है कि वो दे वर नॉट बी एबल टू कोप विद द सिचुएशंस एंड नेगेटिविटी इन देयर लाइव्स। सो द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी जब हम किसी से रखते हैं ना तो वो भी आपका वही बात आ रही है ना कि हर हुँ, इंसान जो है उसको तो फ्री विल मिली हुई है और उसने वही करना है जो उसको हुँ, सही लगता है उसके डिज़ायर के हिसाब से। लेकिन ये किसी एक के लिए वो प्लेज़ेंट सिचुएशन बन जाएगी क्योंकि हुँ, बिल्कुल। हाँ, किसी के लिए फ़ेवरेबल हो जाएगा, कंडीशन हो अच्छा इंटरनल फैक्टर में एक इंटरेस्टिंग इंटरनल फैक्टर है जिसको लोग कभी कंसिडर नहीं करते हैं ना, तो हुँ, उसमें एक 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 बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरनल फैक्टर है लैक ऑफ सेल्फ केयर। मतलब आप अपने आप को फिज़िकली और इमोशनली अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट करो, सच एज़ स्लीप है, सच एज़ न्यूट्रिशन है, सच एज़ रिलैक्सेशन है, अपने आप को टाइम ना दो, तो वो भी आपके अंदर सिचुएशन को अराइज़ करती है। इश्यू से तो वो डॉक्टर की गई तो डॉक्टर ने उसको यही कहा कि जब तक तुम सबसे पहले अपना केयर नहीं करो, हुँ, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। हुँ, continuous neglection of your own self for a quite a period of time definitely would lead to your emotional and physical not well-being आप well-being से तो नहीं वो कर सकते ना जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जब आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपने फूड को न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे हमारे यहाँ पे यही चक्कर है ना कि सुबह सुबह 6 बजे फीमेल उठेगी, माँ है या बहू है जो भी है और रात को 12 बजे सोएगी लेकिन दरमियान में वो पूरा दिन एक मशीन की तरह काम करेगी। उस लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नोबडी केयर्स कि उसने पूरा दिन क्या किया या उसने कुछ खाना खाया भी है कि नहीं खाया। हाँ, तो मैं ये चीज़ें बड़ी हुँ, नहीं, मैंने यहाँ देखा है कि आजकल जो मैंने जितने लोगों को जो मैं अपने आस-पास देख रही हूँ, वो अपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल करती हैं। लेकिन मुझे हुँ। ये लगता है कि जब वो जो औरतें इस चीज़ का बहुत ख़्याल कर रही होती हैं, वो अपना अपना आप पर बहुत टाइम लगा रही होती हैं, अपनी हर चीज़ का ख़्याल कर रही होती हैं, तो उसकी उस चीज़ की वज़ह से जो वो नेग्लेक्ट कर रही होती हैं, जो चीज़ें उनके घर को सफ़र करना पड़ रहा होता है, उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा होता है। है ना ये यहाँ पे ये बात कहा जाती है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए। डिसीज़न यही होना चाहिए जो मुझे लगता है कि वो यही होना चाहिए कि प्रॉब्लम को इग्नोर करें और उसमें से हुँ, जो पॉज़िटिविटी है उसको जो है ना अवेल करें, हाँ, बिल्कुल। करना बिल चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ने तो ख़त्म होना नहीं है और हुँ। एक बादशाह भी हो ना तो प्रॉब्लम उसको भी होगी। पॉज़िटिव आउटकम की बात करूँ ना, स्ट्रेस की या अनप्लेज़ेंट सिचुएशन की, तो ये भी हो सकता है कि आपने रियलाइज़ किया कि अनप्लेज़ेंट सिचुएशन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड-वाइफ का रिलेशनशिप है, वाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है और हस्बैंड नहीं आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है इन केस ऑफ एनी
creating factors और meeting the responsibilities, financial obligations सारी भी है। तो अगर जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइज नहीं होगी, तो वो कैसे डिस्कस करेंगे कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है और हमें ये प्रॉब्लम वो फील कर रही है, फीमेल जो है वो फील कर रही है कि यू शुड कंपनसेट, यू शुड टेक केयर ऑफ द किड्स, यू शुड हेल्प मी इन ऑल दीज थिंग्स, यू शुड अवॉइड नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आउटकम पे आएंगे नहीं, एक पॉजिटिव आउटकम उसका निकलेगा नहीं, तो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे वो होगा। और अगर ठीक है। वो डिस्कस कर भी लें और उसके बाद भी जो है कोई एक जो है वो अपने डिजायर्स और अपने उसको ना छोड़े और वो क्या है कि भाई जैसे कि हमारी सोसाइटी में ये है कि आदमियों को होता है कि औरत ही कॉम्प्रोमाइज करेगी, औरत ही हमारी बात को समझेगी, करेगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक औरत को क्या करना चाहिए? देखिए वो ये जब तक आप उस सिचुएशन को रियलाइजेशन नहीं होगी ना, तो आप डिस्कस, अब आदमी अगर बहुत भी वो कहे ना कि नहीं मैंने, और उसको मुंह पे कहे कि इस तरह नहीं हो सकता है, लेकिन रियलाइजेशन उसकी होती है एंड एट द एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने करनी है, या ये जो कह रही है इसमें कुछ पॉजिटिव उसमें निकलेगा जरूर। अगर वो रियलाइज नहीं करता है या वो शो नहीं करता, लेकिन एक न एक दिन वो हो जाता है। ठीक है, तो एक रेज़ोल्यूशन की तरफ, एक प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की तरफ वो बात जा सकती है, ठीक है? और जब तक आप अपने जब तक एक रिलेशनशिप में अनप्लेज़ेंटनेस नहीं होगी, वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। को पता है कि ये आपने चाहे जितना भी कह देना उसके बावजूद भी वो आदमी या वो औरत कोई एक होती है उसमें से जो वो बहुत जिद्दी और उसने उसको है कि इसको ही मेरी बात माननी होगी, एट द एंड उस औरत को ही ये मेरी बात माननी होगी और वो गलत भी हो, तो क्या उस औरत को वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या उसको उस अनप्लेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे ये चीज़ होती है ना कि वो अगर पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं ना, कौन-सा पलड़ा ज़्यादा भारी है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसी तरह एक फैमिली को मैं भी जानती हूँ, हमारे रिलेटिव्स में आते हैं, दे आल्सो लिव इन अनदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं वो लोग। उनका जो हस्बैंड वाइफ का अपना जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही पैथेटिक है। वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो कोर्ट्स तक और पुलिस स्टेशंस तक उनकी बात पहुँच चुकी है, बट बिकॉज़ वो डिसीजन फिर होता है, तो फिर वो इसीलिए फिर वो उन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ फिर अगर वो कर भी ले, अगर वो कहे कि हाँ, ये चीज़ पॉज़िटिव है इसमें 1-2 चीज़ें, तो इसके लिए मैं इन 2 चीज़ें जो नेगेटिव है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। औरत है और वो जो ये कर रही है, क्या उससे उसके मेंटल हेल्थ पर असर नहीं पड़ रहा होगा? अंदर एक दफ़ा जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, व्हेन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व टू लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, फिर वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, इफ इवन इफ दैट सिचुएशन इज़ नॉट आइडियल फॉर हर और हिम, तो वो फिर वो होता है ना कॉम्प्रोमाइज़, तो वो हो जाता है, फिर उसी तरह हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं कि इसमें इसीलिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी है कम्युनिकेशन, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसको डील करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए कि रूट कॉज़ बेसिकली सिचुएशन की क्या है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशंस वो कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी का बात की कॉम्प्रोमाइज़ की, तो विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़, एक कॉमन ग्राउंड बंदा वो करके फिर उसपे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। या अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर वो आप सपोर्ट सीक करो, मतलब आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, फैमिली मेंबर्स या प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करो। तो चॉइसेस और एक्शंस डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको डील कैसे करता है। तो उस पे डिपेंड करता है अनप्रेज़ेंट सिचुएशन को डील करना। मुझे लगता है कि जब इंसान जो अनप्रेजेंट सिचुएशन में होता है तो वो अपने मसल्स को स्ट्रेच, उसने ना अपने मसल्स को स्टिफ किया होता है, सख्त किया होता है, जिसकी वजह से वो मसल्स टाइटनिंग का इशू हो जाता है, मसल्स नेक एंड शोल्डर में नॉट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेडेक्स हो, फिर हुँ, उस कंडीशन होती है तो लोगों को अपने खाने-पीने का बिल्कुल वो ख़्याल नहीं रख रहे होते, तो उनका जब वो सुबह उठते हैं तो उनका से सर भारी-भारी होता है, जैसे ब्रेन फॉग उसको कहते हैं। तो उसका हुँ, रीज़न है कि उसकी उनकी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हुँ, डिहाइड्रेशन की वजह से उनको जो है ये ब्रेन फॉग का इश्यू होने लग जाता है। इसी तरह हुँ, जो अनप्लेज़ेंट सिचुएशन जब होती है तो उनका हो जाता है, फ़ियर जो फैक्टर होता है वो उनका बहुत बढ़ जाता है। फिर फ़ियर हुँ। फैक्टर बहुत बढ़ जाता है तो उनमें वो एंग्ज़ायटी अटैक्स का इश्यू हो जाता है और पैनिक उनको अटैक्स। पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी अटैक्स
एग्जैक्टली यही चीज। इसी तरह हम्म एक और चीज इसमें आती है कि जब अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है तो आपको स्लीप डिसऑर्डर का भी इशू हो जाता है। हम्म तो उसके अलावा जो था, मैं ये कहना चाह रही थी इसमें, इन इन सिचुएशन जब आपकी हेल्थ का ये वाले मसले आ जाए तो इसको कॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक्स में डिस्कस कर लेती हूँ। ये है कि आप घर में ही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे योगा में भी है कि आप, मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में भी यही आपको पता ही है कि मेडिटेशन, हॉट बाथ, बोथ कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, ये दोनों बहुत इसमें काम करते हैं। उसके अलावा जो है स्ट्रेचिंग जो है, डेली अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रेचिंग करें अपनी बॉडी की, नेक की, शोल्डर की, अलग एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं। तो और अगर और ये भी है कि जब लोग अनप्लेजेंट सिचुएशन में इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और वो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते स्ट्रेचिंग वगैरह, तो वो फिर उनका वर्स लेवल पे चला जाता है। तो इसके लिए मुझे एक और चीज़ थी कि आप हर्बल टीज लें। हर्बल टी जो है वो भी एक बहुत अच्छा वो है, जिसमें मैं 3 हर्बल टी के बारे में बताऊंगी। एक एक हर्ब है चैमोमाइल। चैमोमाइल यूके में उसको चैमोमाइल कहते हैं, अमेरिकन जो है उसको कैमोमाइल कहते हैं। तो वो बड़ा अच्छा है। उससे ये होता है कि जब आप ये इसकी टी बनाकर पियेंगे, हम्म की जो टी है उससे ये होता है कि वो एक इमोशनल सिम्टम होता है इंसान के अंदर, एंगर और इरिटेट होने वाला, तो वो उसको रिड्यूस करता है। वो लेमन बाम एक है। लेमन बाम जो है वो भी एक हर्ब है। और उसका ये है कि वो नींद के लिए, जो जो लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर होया होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें एक है ना रोज मैरनी एसिड होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और वो मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो जो है, जो ब्रेन फोग जो मैंने पहले बताया था, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है कि आप सुबह उठ के जो सर भारी वगैरह होता है, अगर आप लेमन बाम टी को करें तो उससे बहुत ये सारे ब्रेन के लिए मैं बता रही हूँ। एक और हर्ब है पैशन फ्लावर। ये हमारे यूके में तो खैर इनकी टी बैग्स मिलते भी हैं, मैंने यूज भी किए हैं, बड़े अच्छे होते हैं। उससे जो हम्म है पैशन फ्लावर है, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो डेली अगर आप इसकी टी बनाकर पिए तो वो भी बहुत अच्छा है। वैसे उसके अलावा मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपका जो है ब्रेन का ये वाले इश्यूज होते हैं, जैसे मसल टाइटनिंग और ये वो। तो इसके लिए भी आप मैग्नीशियम का यूज करें, और ओमेगा 3 मल्टी वाइटामिन और विटामिन D3। लेकिन इसमें अब हमें और कौन सी एक चीज ऐड करनी चाहिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको बताऊंगी, जो 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 पॉइंट्स आपने मेडिकेशन का, तो यही है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स और एक्सरसाइजेस वगैरह का बता दिया है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपने जो बोला है उसमें से थोड़ी सी एडिशन करना मैं चाहूंगी कि उसमें से आपका जो होता है ना अनप्लेजेंट सिचुएशन, जो रिजल्ट करता है स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग को, उसमें जो एक इंसान है वो फिजिकली और मेंटली, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो अफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। फिजिकल एक बॉडी में उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये आपका जब आप किसी स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपका हार्ट हार्ट रेट, जो आपका हार्ट बीट है वो बहुत बढ़ जाता है, वो ब्लड प्रेशर और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज आपको बड़ी ज्यादा हो जाती हैं। और आजकल जो है ये आपका जो डाइजेशन होता है ना, ये आपके आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली आपका ये अफेक्ट होता है, आपकी डाइजेशन अफेक्ट होती है, आपका इम्यून सिस्टम उस वजह से अफेक्ट होता है, बिकॉज यू आर मोर लाइबल ससेप्टेबल टू इलनेसेस। ठीक है, इसके अलावा आपने भी डिस्कस किया मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मसल की टेंशन, हेडेक्स, शोल्डर एक्स, बैक पेन्स, ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं जो 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 स्ट्रेस से और जो नेगेटिव फीलिंग्स से और जो अनप्लेजेंट सिचुएशन से डेफिनेटली ये फिजिकली एक इंसान को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफी ज्यादा, हर दूसरे बंदे को, स्पेसिफिकली फीमेल्स को हार्मोन्स का मसला होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो उससे आपकी स्लीप भी अफेक्ट होती है, आपकी देखिए मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अफेक्ट होता है। ये आपका आ गया सारा फिजिकल में। ठीक है, अगर अब हम मेंटली एक अनप्लेजेंट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक मेंटली एक इंसान को कैसे अफेक्ट करती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर,
तो उसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस किया, कि फीलिंग ऑफ ओवरवेलमनेस लाइक एंगर एंड सैडनेस, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अफेक्ट होती है। आप डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम्स जो आपका होता है ना, हम कहते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी अफेक्ट हो रही है ना, लर्निंग एबिलिटी, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप डिसीजन अनडिसाइसिव होते हैं, कभी सिचुएशन में इंसान जो होते हैं वो डिसीजन नहीं कर पा रहा होता है। बिहेवियर चेंजेस में जो होते हैं ना, मेंटली जो इसके इफेक्ट होता है ना, उस पे बिहेवियर पे भी इफेक्ट आता है, आपका एपेटाइट चेंज, और एपेटाइट चेंजेस इन एपेटाइट, आपको प्रॉपर भूख नहीं लगती, आपका जैसे सोशल विड्रॉल हो जाता है, आपका किसी के साथ दिल नहीं करता दिल मिलने को आप, ठीक है। अगर फिर उसमें अगर हम ट्रीटमेंट पे आए ना, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपका सबसे पहले तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंसान को प्रैक्टिस करनी, नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करे, एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें। ये फियर जो यस। होता है वही तो एंजाइटी पैदा करता है कि आप फियर होता है कि आपको फ्यूचर का फियर की वजह से, अगर आप प्रेजेंट में होप अगर हाँ, आपके पास हो तो आपको ये फ्यूचर की एंजाइटीज ना हो। इस वजह बिल्कुल। से ये फियर जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रीजन ही यही होता देखिए, इस्लाम में भी ये चीज है ना, लिव इन द प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर एंड फॉरगेट योर पास्ट। तो जो गुजर गया उसको भूल जाएं, जो आने वाला है उसकी वरी ना करें, लिव योर प्रेजेंट। तो जो हमारी ज्यादा प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, कि हम फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं क्या होगा। अब क्या होगा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम उस पे वैसे ही स्ट्रेस ले रहे होते हैं, ठीक है, और हमने अपना प्रेजेंट भी उसी वजह से खराब किया होता है। या ये चीज होती है कि पास में कोई इस तरह का इवेंट हो रहा होता है, हम उस इवेंट के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट खराब करके, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब वो हो गया तो बस लेट इट गो। अगर वो चीज हो गई तो वो चीज भी है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में जो है वो प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, वरीज को खत्म करें। और एक्सरसाइज, योगा मैं रेकमेंड करूंगी, आप फिजिकल मूवमेंट विद डीप ब्रेथ्स एंड माइंडफुलनेस, मसल रिलैक्सेशन, जैसे अभी आपने बताया स्ट्रेचिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक, और एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी जो भी होती है ना, एक्सरसाइजेस, इट 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 आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज को रिलीज करती है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। और मैं सजेस्ट करूंगी आपका टू कनेक्ट टू द गॉड, अल्लाह से अपनी कनेक्शन बनाएं, और वरीज को छोड़ दें, ठीक है, फ्यूचर की वरीज को छोड़ दें, अपना जो वो योरसेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर past, you cannot change your past, you cannot change your future. So live in your present, enjoy your life, and compromise with the people if the people are causing stress or unpleasant situations for you. Adopt yourselves to them and live your life and be happy. है। इस पॉडकास्ट का एंड में इस बात पर पॉइंट ये है कि आपने अनप्लेजेंट सिचुएशन में किसी को भी ब्लेम नहीं देना, आपने जो है अपनी गलतियों को देखना है और अपने आप को ठीक करना है, अपना मुहासबा करना है। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको स्ट्रांगली, ब्रेवली अनप्लेजेंट सिचुएशन को फेस करना है, और उसलिए आपने अपना माइंडसेट ये बनाना है कि सिचुएशन जितनी भी बुरी हो आपने हार नहीं माननी। जितनी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी आपने अपने आप को स्कैटर्ड नहीं होने देना, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी बिहेवियर को आपने उस नेगेटिव और उस अनप्लेजेंट सिचुएशन या नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आपने अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं होने देना। अपने लिए लोगों को माफ़ करें, और अगर आप ग्रजेस रखेंगे तो आपकी अपनी हीलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आप अपना हील नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉस्ट है वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अनदर टॉपिक इज़ ड्रीम इंटरप्रिटेशन बाय योर ओन, कि आप अपने ड्रीम्स का खुद से इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। और ड्रीम्स में हम करने वाले हैं ड्रीम्स की स्टेजेस, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम्स क्या होते हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम्स क्या होते हैं। उसके अलावा अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ड्रीम्स के इंटरप्रेशन कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम स्लीप पर भी बात करेंगे, और हमारी गेस्ट वही होंगी नीडो। और आप हमारी नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
इससे एक्सेस इजी हो जाएगा और आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी पॉडकास्ट की सुनने के लिए कि आपने कैसे हैप्पियर, हेल्दियर एंड मोर हील होना है। टाइप मी ऑन यूट्यूब चैनल। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में मैसेज कर सकती हैं।